प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं प्रेमदास वसु सुरेखा। महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी का वसु मैं स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम इस कड़ी में आप सभी के लिए लेकर आए हैं केवीएस टीजीटी केवीएस टीजीटी जिसके अंतर्गत आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बसंत भाग बसंत भाग एक। क्या लाए हैं? बसंत भाग एक, जो कि कक्षा 6। कौन सी? कक्षा 6 एनसीईआरटी या सीबीएसई के द्वारा जो लगाई गई पुस्तक है। तो प्यारे साथियों, आज हम इस कड़ी में आप लोगों के लिए लाए हैं वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो कक्षा 6 पाठ 1 बसंत 1 से ली गई है, जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी की महत्वपूर्ण और शानदार कविता है। इस कविता के माध्यम से केदारनाथ जी अपने जीवन के उस अनुभव को व्यक्त करना चाहते हैं और अपने जीवन के सुख और दुख की जो कड़ियाँ रहती हैं उन सभी को एक चिड़िया के माध्यम से आरोपित करने का विचार करते हैं और कहते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। रुचि से रस से खा लेती है वह छोटी संतोषी चिड़िया। वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्य से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्य से बहुत प्यार है। केदारनाथ जी कहते हैं। कौन कहते हैं? केदारनाथ जी। यानी कि ये कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। इन्हें प्रगतिवाद का प्रगति चित्रण करने का महत्वपूर्ण गौरव स्थान है। जिस प्रकार छायावाद में सुमित्रानंद पंत जी का स्थान है, उसी प्रकार प्रगतिवाद में किसका? केदारनाथ अग्रवाल जी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो क्या कहते हैं अग्रवाल जी? वह चिड़िया जो चोंच मारकर, यानी कि उन्होंने एक चिड़िया को देखा। किसने? केदारनाथ अग्रवाल जी ने एक चिड़िया को देखा। और वह क्या कहते हैं अग्रवाल जी कि जो चिड़िया है वह क्या करती है? चोंच मारती है और जो हांडी होती है या कोई दूध पकाने का बर्तन होता है वहां से क्या करती है? दूध को अपने मुंह में भरती है और जो कुछ दाना वहां मिल जाता है उनको इकट्ठा कर लेती है और वह रुचि से और रसपूर्वक उसको खाती है। यानी कि वह अपने शरीर में उन चीज़ों का पाचन क्रिया करती है। आगे क्या कहते हैं कि वह जो चिड़िया है वह क्या है? छोटी सी है, लेकिन क्या है? संतोषी है। यानी कि उसके अंदर संतोष है कि मुझे जो मिल गया वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, इसी में मैं संतुष्ट हूँ। आगे अग्रवाल जी कहते हैं कि वह जो चिड़िया है वह कैसी है? नीले पंखों वाली है। कैसी है? नीले पंखों वाली है। और उसे क्या है? अन्न से बहुत प्यार है। उसे क्या है? अनाज से बहुत प्यार है। कौन कहते हैं ऐसे? केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं। आगे क्या कहते हैं अग्रवाल जी? वह चिड़िया जो कंठ खोल कर, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े मन बाबा की खातिर, बूढ़े मन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेल कर गा लेती है वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है।
आगे क्या होता है, जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं कहते हैं, क्या कहते हैं कि वह जो चिड़िया है क्या है, मुक्त कंठ से, यानी कि अपने अंदर जो भी प्रसन्नता का भाव है उसको क्या करती है, खुले भाव से, खुले मनोभाव से प्रकट करती है। कौन करती है, वह जो चिड़िया है। क्या करती है, खुले मनोभाव से उनको प्रकट करती है। कौन, वह जो चिड़िया है। आगे क्या कहते हैं, बूढ़े मन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। अर्थात कवि कहते हैं कि जो वह वन है, जो वह जंगल है, उसमें कोई बाबा रहता है। कौन रहता है, कोई बाबा रहता है। कौन रहता है, बाबा रहता है। और उसको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए, उसको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए वह क्या है, रस भरे गीतों को गाती है। क्या करती है, रस भरे गीतों को गाती है। और वह चिड़िया क्या है, छोटी सी चिड़िया है। कैसी है, वह चिड़िया छोटी सी चिड़िया है। और कैसी है, नीले पंखे वाली है। और उसे घने जंगल से, सघन जंगल से उसे क्या है, बहुत ही प्यार है। इस प्रकार केदारनाथ अग्रवाल जी आगे कहते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं। अग्रवाल जी कहते हैं, वह जो चिड़िया चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। वह जो चिड़िया चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। आगे क्या होता है, केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि वह जो चिड़िया है वह चोंच मारती है और नदी का जो बहाव है, नदी की जो गहराई है, नदी जिस प्रकार बह रही है उसको टटोलती है, उसको देखती है। अर्थात इस प्रकार, इस मनोभाव से केदारनाथ अग्रवाल जी यह कहने का प्रयास करते हैं कि जो एक व्यक्ति होता है वह अपने जीवन में सुख और दुख, कठिन परिस्थितियां और सामान्य परिस्थितियों को देखकर, विचार करके अपने जीवन में किस प्रकार उतार और चढ़ाव आते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। यह बात एक चिड़िया के माध्यम से केदारनाथ अग्रवाल जी हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहते हैं, वह जो चिड़िया चोंच मारकर, अर्थात जो चिड़िया है वह क्या करती है कि नदी का जो भाव है, नदी की जो गहराई है, नदी का जो प्रवाह है उसको देखने का प्रयास करती है कि यह नदी कितनी गहरी है, कितनी उथली है। और फिर वह चिड़िया क्या करती है, वह चिड़िया अपनी चोंच से उस पानी के मोती को, अर्थात उस पानी की बूंदों को अपने अंदर समाहित कर लेती है और कहती है कि वह छोटी सी जो चिड़िया है, गर्वीली है, उसे क्या है, घमंड है, उसे क्या है, गर्व है कि मैंने इस नदी के जल से, मैंने इस नदी के जल से अपनी प्यास बुझाई है, जो कि कितनी प्रभावमान है, कितनी गहराइयों में है और इसका प्रभाव बहुत ही कठिन है। आगे इस बात से केदारनाथ अग्रवाल जी हमें यह प्रयास करना चाहते हैं कि इस जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख दुख, विपरीत परिस्थितियां और सामान्य परिस्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य करता है और अपने जीवन को सफल बनाता है, यह एक बात केदारनाथ अग्रवाल जी चिड़िया के माध्यम से हमें प्रेरित करने का विचार प्रदान करते हैं। तो आगे क्या कहते हैं, ऐसी जो चिड़िया है, यानी कि ऐसी जो चिड़िया है जो नीले पंखों वाली है, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। जिस प्रकार वह चिड़िया नदी से प्यार करती है उसी प्रकार मैं भी अपने उस चिड़िया से प्यार करता हूँ। कौन कहता है ऐसा, केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं। आगे देखते हैं पाठ के बारे में क्या विचार हैं, इसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या है देखते हैं। पाठ के बारे में कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। क्या है, एक नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। क्या है, एक नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्य से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ
कंठ खोलकर पुराने घने जंगल में या वन में बेरोक गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग में रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के गुणों को उजागर करने का प्रयास किया है। इस प्रकार यह कविता खत्म होती है केदारनाथ अग्रवाल जी की, जो कि मनुष्य को सुख दुख विपरीत और सामान्य परिस्थितियों में निरंतर प्रयासरत रहने का संकेत प्रदान करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी भी इस कविता के माध्यम से अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहे। तो आज के लिए मैं प्रेमदास वसु सुरेखा आप सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं हूं प्रेमदास वसु सुरेखा और महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी का वसु में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम सभी शुरू कर रहे हैं KVS TGT। क्या कर रहे हैं? KVS TGT। इसके अंतर्गत हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था वह चिड़िया, जो केदारनाथ अग्रवाल की महत्वपूर्ण कविता थी। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कृष्णा सोबती का संस्मरण बचपन। क्या पढ़ेंगे? कृष्णा सोबती का बचपन संस्मरण। तो प्रस्तुत करते हैं आप सभी के लिए कृष्णा सोबती का बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी हो सकती हूँ और बड़ी मौसी भी हो सकती हूँ। परिवार के सभी लोग मुझे जीजी कहकर पुकारते हैं, ऐसा कृष्णा सोबती कह रही हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में थोड़ी अपने आप को सयानी महसूस कर रही हूँ शायद। क्यों? क्योंकि मैं पिछली शताब्दियों में पैदा हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी? पिछली शताब्दियों में पैदा हुई थी, इसलिए ऐसा लग रहा है। कैसा लग रहा है कि भाई मैं पिछली शताब्दियों में पैदा हुई थी। ठीक है, मेरे पहनावे और ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आया है। मेरे पहनावे और मेरे ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीले, जामुनी, ग्रे, काली, चॉकलेट। अब मन ऐसा कुछ होता है सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। ऐसा कौन कह रही है? कृष्णा सोबती कह रही है। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वक्कर, स्कर्ट, लहंगे और गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ठीक है, चूड़ीदार लहंगे और ये पहन रहे हैं वर्तमान में। आगे कहती है, बचपन में कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब तक याद है, यानी कि जो मैंने बचपन में फ़्रॉक पहने थे वो तो मुझे अभी तक याद है, ऐसा कृष्णा सोबती कहती हैं। आगे कहती है, हल्की नीली और काली धारी वाला फ़्रॉक, गोल कॉलर, बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीकी चुन्नट वाला घेरदार फ़्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ़्रॉक के ऊपर की रुमाल में, जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। क्या कहती है? कि इतराते रंग बिरंग का चलन था उस ज़माने में। आगे कहती है, क्या कहती है? लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी। क्या थी? फर टकी थी। आगे लिखती हैं, 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का, अंदर से कोटी प्याजी, और दूसरा ग्रे तथा उसके साथ सफ़ेद कोटी। क्या थी दूसरी? सफ़ेद कोटी। आगे लिखती हैं, मुझे अपने मोजे और
स्टॉकिंग भी याद है, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। कृष्णा शोभती जी कहती हैं कि बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर व नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। वह नौकर और नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी क्या थी? सख्त मनाही थी। क्या थी इसकी? सख्त मनाही थी। आगे लिखते हैं, हम रविवार यानी कि हम जो बच्चे थे इतवार की सुबह इसी में लगते थे। यानी कि इतवार के दिन क्या करते थे? वे सभी अपने मोजे धोते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश में रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, क्या है? सर्वर। मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है क्योंकि अब नई नई किस्म की शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। पहले से ज़्यादा क्या है? आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। क्या हो जाता? छालों का इलाज शुरू हो जाता। आगे लिखती हैं, जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने साथ रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में थोड़ा फर्क हो चुका है। ठीक है, थोड़ा फर्क हो चुका है, ऐसा कृष्णा शोभती कहती हैं। आगे कहती हैं, हर शनिवार हमें ओलिव ऑयल या क्रिस्टल ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगते, यानी उल्टियों का सा मन होने लगता। आज मुझे लगता है कि अगर हम न भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी हैं। ये सब बातें कह रही हैं कृष्णा शोभती। आगे कृष्णा शोभती अपने बचपन को याद करते हुए कहती हैं, याद रहें उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन था, यानी कि फ़ोन वोन थे कुछ घरों में, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन में कुल्फ़ी, यानी जो कुल्फ़ी थी वह अब क्या हो गई है? आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी, समोसा और पैटीज में बदल गया है। सहतून और फॉल्स और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। ऐसा कौन कह रही है? ऐसा कृष्णा शोभती कह रही है। आगे लिखती हैं, उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड और विमटो मिलती थी। क्या मिलती थी? लेमनेड और विमटो मिलती थी, कोक नोक नहीं मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चे को वेगर्स और डेवी को रेस्ट्रो की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। शिमला में मॉल से क्या लानी थी? ब्राउन ब्रेड लाने की हमारी ड्यूटी लगती थी भाई बहनों की। ऐसा कृष्णा शोभती कह रही है। आगे कृष्णा शोभती कहती है, हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। वहाँ से एक कतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट खुशबू और मन भावने के साथ हमें मिल जाती। आगे लिखती हैं कृष्णा शोभती जी, हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। यानी कि हमें हफ्ते में यानी कि 7 दिन में एक दिन हमें चॉकलेट खाने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट और टॉफ़ियाँ मिलती थी। यानी कि चॉकलेट और टॉफ़ियों का सबसे ज़्यादा मेरे पास में ही स्टॉक था। ऐसा भी कृष्णा शोभती कह रही है। आगे कह रही है, मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। यानी कि चॉकलेट जो है जो कृष्णा शोभती कभी भी खड़े खड़े नहीं खाती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी। रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े के साथ खाती। शिमला के क्या था? काफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आएगा। टेस्ट नट एक और गजब की चीज़। क्या थी? टेस्ट नट एक और गजब की चीज़ थी। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। ठीक है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी
वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों में बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्मों का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, उन दिनों स्कूलों में हर बच्चे को आता था। आगे लिखती हैं, कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाते हैं। आगे लिखते हैं कृष्णा शोभती, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर ही करके समझते, यानी कि हम घोड़ों को कमतर ही समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उसकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की बजती घंटियां, तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती। लगता उनके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहा हो। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखता बत्तियां टिमटिमाने लगी, और बत्तियां क्या हुई? टिमटिमाने लगती हैं। रिज पर की रौनक और माल की दुकान की चमक के लिए क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिंगल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सर्दी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखते बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, और वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। क्या था वह दुकान? कौन सी थी वह दुकान? वह थी जिसमें कृष्णा शोभती का पहला क्या बना था? चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। क्या थे? आँखों के अंग्रेज थे, डॉक्टर। ठीक है जी, आगे देखते हैं। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। धीरे धीरे, यानी छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप उसकी जिम्मेदार हूँ। यानी कि कृष्णा शोभती कहते हैं कि इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात की टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और होगा ही क्या। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसे लग रही है। चचेरे भाई ने छेड़ा और कहा कि देखो देखो कैसे लग रही है। आगे लिखते हैं कृष्णा शोभती जी, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। क्या बनी? सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी पर मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है?
पर से बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर फैनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ। मैं अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। याद आ गया वह टोपा। क्या आ गया? वह टोपा याद आ गया, काले फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, उन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपा लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभीते वाले हिमाचली टोपियाँ। कौन सी? हिमाचली टोपियाँ। इस प्रकार कृष्णा शोभती का यह संस्मरण समाप्त होता है। कौन सा? बचपन। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। जो बातें हैं भाषा की बात। कौन सी है? भाषा की बात। भाषा की बात पर अगर विचार करें तो भाषा की बात इस प्रकार है। क्रियाओं में भी क्या होता है? भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प आदि। ये सब कभी क्या हैं कि भाववाचक संज्ञाएं हैं। तुम भी इस संस्मरण में आए कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और भाववाचक संज्ञा बनाओ, ऐसा बताया गया है। आगे देखो। 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि 4, 2, 1 लीटर, कुछ शब्द की संख्या या परिणाम का आभास करवाते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए आपको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इनको क्या कहेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। कुछ व्यक्तियों के अनिश्चय का बोध होने पर इन्हें अनिश्चयवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए आप सभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। महान सूर्य का हिंदी धाम पर आप सभी बने रहिए। आपका आभार।